हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास की मैराथन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें ईवीएस, एसएसटी और मैथ्स के भी प्रश्न शामिल है दोस्तों। और टॉप क्वेश्चन है दोस्तों जो 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी बार सीटेट का एग्जाम हुआ है, बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, जितने भी भाई बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ये सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों, इसी में से ही आपका एग्जाम में पेपर आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा कि बच्चे को सामाजिकरण का पाठ कहां से प्राप्त होता है। सामाजिकरण का प्राप्त का मतलब ये हो गया दोस्तों कि समाज में किस प्रकार रहा जाता है, समाज में सब क्या क्या किया जाता है, ठीक है, क्या क्या होता है। तो इसका जो पाठ है वो कहां से प्राप्त होता है, क्या परिवार से प्राप्त होता है, विद्यालय से, बच्चे की बात हो रही है दोस्तों, वयस्क की बात नहीं हो रही है, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र। तो आप कहोगे परिवार से प्राप्त होता है। मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि परिवार में की जो पहली शिक्षिका होती है, परिवार में जो माँ होती है वो बच्चे की क्या होती है, पहली शिक्षिका होती है, वही सिखाती है बच्चों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में बोला है भारत में बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब जिनकी भी 18 साल से उम्र कम है उनका विवाह हो जाना ही क्या है, बाल विवाह कहलाता है। का निरोध, निरोध का मतलब होता है विरोध, क्या होता है, विरोध करना कि ये गलत है। अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो देखो पारित कब हुआ था, 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 2006 में पारित हुआ था। जबकि बात करें दोस्तों लागू की, और लागू कब हुआ था, ये 1 नवंबर 2007 को क्या है ये लागू हो गया था पूरे भारतवर्ष में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, बताइए। आपको क्या है करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता लगाना है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। पहले बात करते हैं दोस्तों परिवार की। जो आपका परिवार है ये 2 भागों में से मिलकर बना है। पहले में कौन आता है, एकल होता है, पहला कौन सा होता है, एकल होता है। और दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त परिवार। कौन सा, संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। जबकि बात करें संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके अविवाहित बच्चे जो हैं सभी शामिल होते हैं। तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। तो ये वाला तो क्या हमें सही वाला चाहिए था, तो ये तो भाई रॉन्ग है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, आप कहोगे एकदम गलत। दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, आप कहोगे एकदम गलत। दहेज प्रथा और बाल श्रम सामाजिक बुराई जरूर है। दहेज लेना एक सामाजिक बुराई है, ठीक है, और बालकों से श्रम करवाना ये भी क्या है, एक सामाजिक बुराई है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला है, एकल परिवार। अभी मैंने आपको बताया एकल परिवार में क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, माता पिता, और कौन होते हैं, उनके बच्चे, और कौन होंगे, उनके बच्चे। अब देखिएगा केवल पति पत्नी होंगे, आप कहेंगे एकदम गलत। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी आ गए, गलत हो गया। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार, आप कहोगे एकदम गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। परिवार जिसमें माता पिता हो और उनके अविवाहित बच्चे हों, ऐसा परिवार क्या कहलाता है, आपका एकल परिवार कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, बताइए। यानी पीने के लिए जो पानी क्या हो सुरक्षित हो उसको क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा क्या कहेंगे। पीने योग्य पानी, ताजा पानी, नल का पानी या अशुद्ध जल, बताइए क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा क्या कहेंगे आप लोग। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होगा उसे पीने योग्य पानी कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है मिनी माता। अब आपको पता होना चाहिए कि मिनी माता जो रोग है वो कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जापान में एक जगह है जहां क्या है, मिनी माता नाम से वो मशहूर है। कहाँ है, जापान में है। और वो ये क्या, ये जगह जो है वो समुद्र के किनारे है।
और वहां पर जितनी भी मछलियां थी उनमें क्या है, एक पदार्थ, एक तत्व पाया गया जिसके कारण काफी लोग घायल हो गए, उनकी मृत्यु तक हो गई, बीमार भी हो गए और उनकी मृत्यु तक हो गई उस मछली को खाने से। तो उस मछली में ज्यादा मात्रा में क्या पाया गया वो आपको बताना है। मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या हो, तो बताइए क्या हो, आर्सेनिक हो, पारा हो, कैडमियम हो, या उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे सर क्या होना चाहिए इसमें, पारा। अगर पारा ज्यादा होगा तो पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है आपका, मिनीमाता रोग हो जाता है। और पारे का संकेत क्या होता है दोस्तों, Hg होता है। इसको दूसरी भाषा में मरकरी भी कह देते हैं, क्या मरकरी भी कह देते हैं, जिसका यूज किसमें होता है, थर्मामीटर वगैरह में किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या मीथेन है, क्या जलवाष्प है। आप कहोगे ये तो तीनों है, जब तीनों दिया गया है तो आप क्या लगा दोगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी होती है जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपका फ्रीज एसी में पाई जाती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। N2O भी होती है। ये सब क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 को करने से पहले जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए भैया, जल में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है तो विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से, एक आपके जो जल में घुल जाते हैं और एक आपके जो वसा में घुल जाते हैं। अब जल में कौन कौन से घुल जाते हैं, वो आपके B और C हैं, और वसा में जो घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से हैं, KE, DA। देखिए आप इसको एक ट्रिक की सहायता से आप इसको ध्यान रख सकते हो, जैसे कि आपने यहां लिख दिया गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब पानी में कौन चली गई, पानी में कौन, पानी यानी जल, कौन गई है, भैंस, भैंस यानी BC, कौन गई है, BC यानी भैंस गई है। और जबकि वसा की बात करें तो वसा हमारा किससे प्राप्त होता है, दूध दही से ही प्राप्त होता है। तो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया को ही आप क्या कह सकते हो, कीड़ा कह सकते हो, क्या कीड़ा कह सकते हो। कीड़ा से आप ध्यान रख सकते हो कि ये आपकी कौन सी है, वसा में घुलनशील है। बात करते हैं दोस्तों विटामिन ए की, कि भाई विटामिन ए जल में घुलनशील, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, डी भी नहीं है और के भी नहीं है। कौन सी आपकी बी वाली करेक्ट हो जाएगी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप बोलोगे बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, यानी हड्डी संबंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपको इसमें दिया नहीं है वो कौन सा, विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन सी ज्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा गोलकुंडा किला किसने बनवाया था, आपको पता होना चाहिए। जो गोलकुंडा किला है ये आंध्र प्रदेश में स्थित था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है, आपका तेलंगाना में है। कहाँ है, तेलंगाना में है। गोलकुंडा जो आपका किला है ये आपका कहाँ स्थित है, तेलंगाना में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तेलंगाना में। और ये किसने बनवाया था, ये आपका चोल वंश के शासक ने बनवाया था, चालुक्य, काकतीय या पल्लव। तो आप बोलोगे काकतीय राजवंश के संस्थापक ने ये इसका निर्माण कराया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, वो बताना है जो सुमेलित नहीं है, यही आपके ऑप्शन है। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट घड़ियाल। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1975 में हुई थी, तो ये वाला तो करेक्ट है। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 1987 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्ट लाल पांडा, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1972 में नहीं हुई थी, कब हुई थी, 1973 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, तो 1972 में किया हुआ था। प्रोजेक्ट जो शेर परियोजना है ये कब लागू हुई थी, ये आपकी 1972 में लागू हुई थी। अब आपको मुझे एक बात और बतानी है कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर बाघ दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो आपका बाघ दिवस है ये कब मनाया जाता है, अभी अभी मनाया गया है, तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की।
प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? घोंसला। क्या होता है? घोंसला होता है। अब निर्माण नहीं करता, यानी स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाता। तो आप सभी जानते हैं कौन नहीं बनाता। देखिए कौवा जो है अपना घोंसला खुद बनाता है, ठीक है। चील जो है अपना घोंसला कहां बनाती है? सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चील घोंसला बनाती है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों अपना घोंसला कहां बनाता है? जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करेगा और वहां पर क्या घोंसला बना करके अंडे दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, जमीन में गड्ढा करके बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि बाघ दिवस कब मनाते हैं, ये आपको मनाते हैं 29 जुलाई को। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 जुलाई को मनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपको मैचिंग करनी है, जिसमें से सूची एक आपकी दी गई है, दूसरी सूची भी दी गई है। अब आपको उसी हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें आपसे बोला गया है भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? तो आपको एक चीज तो पता होगी दोस्तों, अगर कुछ नहीं पता होगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। तो यानी पहले का सी वाले का कौन सा? सेकंड। और सी का देखो सेकंड किसी में नहीं है, किसमें है? आपके डी वाले ऑप्शन में। तो आपका यही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप और भी ध्यान रखिएगा, और भी मिला लेते हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है आपके? प्रोफेसर राम देव मिश्रा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है आपके? बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? कमेंट करके बताइए। ये आपके मेधा पाटेकर है। और अपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी जो मैचिंग दी गई है वो उनका क्या है? इनमें एक मैचिंग जो है वो गलत है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, सही है। भारत का वर्डमैन सलीम अली है। हरित क्रांति का जन्मदाता, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉन्ग है, तो ये भी ठीक है। जबकि बात करें भारत में अभी अभी मैंने आपको बताया कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, ये अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? क्या पांडुरंग हेगड़े? आप बोलोगे एकदम गलत। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पाटेकर है। जबकि पांडुरंग हेगड़े की बात करें, ये किसके जनक है? अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन के जनक कौन है आपके? पांडुरंग हेगड़े हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है? वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली, यानी सबसे ऊंचा पेड़ होगा और सबसे ऊंची ही उसकी डाली होगी, उस पर घोंसला बनाता है? क्या कौवा बनाता है? कौवा जो होता है वो किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर बना लेता है। कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा। कबूतर की बात करें, ये पुराने मकानों में अपना घोंसला बना देते हैं, पुराने मकानों में और यहाँ खंडरों में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ खंडरों में क्या है? घोंसला बना देते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का राज्य पशु कौन है? राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है आपकी? जयपुर है, ठीक है। और जयपुर को ही क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। इसका राज्य पशु कौन सा है? क्या बाघ है? बाघ दिवस कब मनाते हैं? मैंने अभी भी आपको बताया 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं। विश्व गैंडा दिवस जो है वे कब मनाते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं? क्या गाय है? आप कहोगे सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, शेर भी गलत है। कौन सा है आपका? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, और रेगिस्तान कहाँ है आपका? राजस्थान में है। शेर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट शेर योजना कब आई थी? 1972 में आई थी। 1973 में बाघ योजना आई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट बाघ योजना आई थी, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, अभी भी आपसे मैंने पूछा कि विश्व गैंडा दिवस, जो आपका विश्व गैंडा दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? 22 सितंबर को मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, बताइएगा कौन जिम्मेदार है ताजमहल का पीला होने में? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है या सल्फर है? सल्फर की बात करें इसका संकेत एस होता है, क्लोरीन की बात करें सीएल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है दोस्तों, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें NO2 होता है। लेकिन इसमें राइट आंसर आपसे पूछा गया है कि ताजमहल का पीला होने का क्या कारण है। अब ताजमहल क्यों पीला होता है? अम्लीय वर्षा के कारण पीला होता है। और अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में एक गैस जो है उसके साथ में मिल जाती है, उसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में क्या बोला है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है बताइएगा? आप बोलोगे H2O2, ये आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2, और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। इसमें आपसे क्या बोला? भारत में गैंडे कहां सुरक्षित हैं, बताइए? कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में? गिर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो गिर परियोजना है ये किसके लिए फेमस है? ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये का बात आपको और ध्यान रखनी है, ये आपकी कहां है? ये आपकी गुजरात में है। कहां है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। वही बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की, ये आपकी कहां है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में। और कर्नाटक का एक नृत्य है जिसका नाम क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो है इसका पुराना नाम है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये कहां स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और उत्तराखंड में भी कहां पर? नैनीताल जिले में स्थित है। बात करते हैं काजीरंगा। काजीरंगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां है आपका? ये आपका असम में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक कारक है। अब भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे वायु हो गया आपका, गैस हो गई, वायु गैस, मृदा हो गई, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके भौतिक कारक? पत्थर हो गया, ये क्या है? भौतिक कारक है। क्या पेड़ पौधे हैं, वायु है, मनुष्य, सूक्ष्म जीव है? आप कहोगे देखिए पेड़ पौधे क्या है आपके? सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, सूक्ष्म जीव भी सजीव है। लेकिन बात हो रही है यहाँ भौतिक कारक की, और भौतिक कारक क्या है आपका? वायु है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ में लॉक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। और प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, एक सूची एक दी गई है, दूसरी भी दी गई है, और आपको मैचिंग करनी है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? आपका 22 मार्च को मनाते हैं, यानी पहले का तीसरा। और पहले का तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाते हैं, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा से पढ़ाना चाहिए? यानी पर्यावरण जो विषय है आप कौन सी कक्षा से पढ़ाना चालू करेंगे? बताइएगा कमेंट करके। क्या पहली क्लास से पढ़ाओगे, दूसरी से? आप बोलोगे सर पहली से, गलत हो जाएगा। पहली से क्यों पढ़ाएंगे? छठी में तो खत्म हो जाता है, और नवीं की तो बात ही नहीं है, क्योंकि छठी के बाद में तो खत्म हो जाता है। तो तीसरी से 5वीं तक जो है पर्यावरण विषय पढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? अब आपको नेगेटिव वाला चाहिए, जहां पे भी नेगेटिव की बात है वही लगा दो। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करने की बात हो रही है। आप कहोगे नेगेटिव तो है नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो गलत है।
पर्यावरण को खोजने का अवसर, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए गलत है। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित विकास की बात हो रही है, ये भी सही है लेकिन ये गलत है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रट कर याद करना, ठीक है। दत्त कार्य देना, ये क्या है, गलत वर्ड है, ठीक है। केवल शब्द आ जाए, क्या आ जाए, केवल आ जाए, परिभाषा आ जाए, परिभाषा आ जाए, हतोत्साहित आ जाए, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। पर्यावरण की शिक्षा से लाभ है, अब आपको बताना है कि भैया पर्यावरण की जो शिक्षा दी जा रही है इससे कुछ लाभ है या नहीं है, तो बताइए क्या लाभ है। पर्यावरण का महत्व का ज्ञान होता है, ये वाली बात ठीक है, चलो ज्ञान हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों से जानकारी हो जाएगी, ये भी ठीक है। प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात हो जाएंगे, तो ये वाला आपका ये भी ठीक ठाक है, ये भी क्या है आपका करेक्ट है, ये भी ठीक है भाई। एक बात, पर्यावरण का महत्व का ज्ञान हो जाएगा, पर्यावरण में उसका ज्ञान हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण किन किन कारणों से होता है ये भी पता चल जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से बचने का आपको उपाय भी पता चल जाएगा, क्यों, अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसको कैसे बचा जाए, तो ये आप सीख जाओगे। तो आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो 3 तो लगा नहीं सकते, इसलिए उपरोक्त तो सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। निम्नलिखित में से, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 24 से, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। अब आपके 6 मुख्य थीम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए, जिसमें से पहला मुख्य थीम क्या है, परिवार, परिवार और मित्र, ठीक है दोस्तों। दूसरे की दोस्तों बात करते हैं, दूसरा क्या है, भोजन, दूसरा भोजन है। तीसरे की बात करते हैं पानी, तीसरा क्या है, जल है। चौथे की दोस्तों बात करते हैं आवास, क्या है, आवास है दोस्तों। पांचवें की दोस्तों बात करते हैं, पांचवा क्या क्या है आपका, यात्रा। और छठवें की दोस्तों बात करते हैं, छठवें का नाम क्या है, हम चीजें कैसे सीखते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैसे सीखते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, सीखते हैं। ये आपके क्या है, 6 जो क्या है मुख्य थीम है, और उपथीम कितने, उपथीम 4 हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब हमसे क्या पूछा, मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो आप कहोगे सर देखो आवास भी है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी है, भोजन भी है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा इसलिए यही वाला क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। अब प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी हमको नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव पॉइंटों को ढूंढना चालू कर दो। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित की बात हो रही है, बात सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने के अवसर देने की बात हो रही है, ये भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं, बात मिल गया, यही क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड बोला है, परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, एकीकृत है, ये भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। आपको नेगेटिव वाला चाहिए तो नेगेटिव पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना होगा। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यह भी ठीक है। बच्चे को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी बात ठीक है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा है, यही वाला हो जाएगा। बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यह भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला सी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। अब आपको यह बताना है कि भाई पर्यावरण की जो शिक्षा में बोझ के बिना जो सीखना शब्द है ये आपको क्या सिखाता है, तो आप बताइए। स्कूल बैग कम करना, यानी स्कूल का जो बैग का वजन है वो कम करना, आप कहोगे एकदम गलत। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का अध्यायों की कमी, यानी अध्यायों का मतलब चैप्टर कम करना, आप कहोगे नहीं। अवबोध का
भार कम करने की जरूरत है, यानी जो फालतू की जो चीजें एक्स्ट्रा चीजें उनका जो भार होता है वो कम करना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में क्या बोला है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और गेंडा दिवस कब मनाते हैं? ये आपके 22 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब उत्तर प्रदेश में एक ही है जिसका नाम क्या है? दुधवा है, चंद्रप्रभा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश में। गुजरात की बात करते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क जो है, जो आपका गिर नेशनल पार्क है, ये आपका कहां स्थित है? ये भी आपका गुजरात में स्थित है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान के भरतपुर में केवला देव है, रणथंभौर है, ये सारे क्या है? राजस्थान के है। तो एक लिख लो केवला देव, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये आपके हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। अब प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला गया है? पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? बताइएगा, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? बताइएगा। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना, क्या आपका ये अभिप्राय? आप बोलोगे ये तो नेगेटिव बात है, हमें पॉजिटिव चाहिए। पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, विद्यार्थियों का मनोरंजन कराना, गलत हो जाएगा। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, इससे भी बढ़िया ये वाला है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप पर्यावरण से आपका क्या, आप पर्यावरण क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साइलेंट वैली, जिसको क्या बोलते हैं? शांत घाटी हिंदी में कहते हैं। क्या बोलते हैं? शांत घाटी कहते हैं दोस्तों। और सीटेट का फेवरेट प्रश्न है, कहां स्थित है? क्या आपका केरल में स्थित है, गोवा में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, या तेलंगाना में स्थित है? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल में ही क्या है? नावों की रेस होती है। नावों की रेस कहां होती है आपकी? केरल में ही होती है नावों की रेस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नावों की जो रेस है ये कहां होती है? आपकी केरल में ही होती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आपसे प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला है? सन 1857 की बात है। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? ये जो है सीटेट, ये जो सीटेट में 2018 में आ चुका प्रश्न है दोस्तों। तो आपको बताना है सन 2000 नहीं, 1857 में स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? बताइए कौन थे? महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या नाना साहब थे? तो आपका एक ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पर। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला है? संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? यानी पूरे देश में क्रांति की शुरुआत करनी थी और एक तारीख डिसाइड की गई थी, और वो तारीख क्या है ये आपको बताना है। तो बताइएगा वो तारीख क्या थी? 31 मई 1857, 16 मई 1857, 1 जून 1857, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 31 मई को। 31 मई को ही तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? ये आपका 31 मई को मनाते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि 1 मई को क्या मनाते हैं, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला है? निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं है। बताइए, विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं है। अब बताना है आपको कि कौन सा नहीं है। क्या कानपुर है? कानपुर नहीं है, बरेली नहीं है, सतारा नहीं है, या झांसी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विद्रोह प्रमुख केंद्र है वो आपका कानपुर भी है, बरेली भी है, झांसी भी है, बस एक नहीं है, कौन सा? सतारा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न है दोस्तों।
1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या है? बताइए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या है? अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, तृतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम? बताइएगा कौन सा है? तो आप कहोगे संग्राम की बात हो रही है तो वो कौन सा आपका प्रथम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला है? महर्षि जो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा कहाँ हुआ था, कमेंट करके बताइए। काठियावाड़, टंकारा में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, चेन्नई में हुआ था या राजस्थान में हुआ था? बताइए कहां हुआ था? तो आप कहोगे काठियावाड़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं हैदराबाद की, तो चार मीनार कहां स्थित है? ये आपकी हैदराबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, केवला देव, केवला देव जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है ये कहां है आपका? राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, और जयपुर को ही क्या बोलते हैं? जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, बताइएगा ब्लू सिटी के नाम से किस राजस्थान के किस राज्य को जाना जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी मैंने आपसे पूछा है दोस्तों कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? श्रम दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, बताइए। प्रार्थना समाज था एक और उसके संस्थापक कौन थे? आत्मा राम पांडुरंग थे, महात्मा ज्योतिबा फुले थे, स्वामी विवेकानंद थे या कबीरदास थे? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो आप कहोगे आत्माराज पांडुरंग थे, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला है? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया, बताइए कहां खोला गया? अंडयार में खोला गया, चेन्नई में खोला गया, कालीकट में खोला गया, बेलूर में खोला गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडयार में खोला गया था। किसका? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ब्रह्म समाज, आप सभी को पता भी होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बताइए किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, राजा राम मोहन राय या एनी बेसेंट? बताइए किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, आपको अभी भी मैंने बता दिया आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे किसने की थी? कमेंट करके बताइए। स्वामी दयानंद ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोला है? अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बताइए, यानी अंग्रेजी जब सरकार थी तो उस समय बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? सितंबर 1900 में हुई थी, जुलाई 2005 में हुई थी, सितंबर 1903 में हुई थी या फरवरी 2002 में हुई थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए जो बंगाल जो विभाजन है ये कब हुआ था? जुलाई 1905 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? ए ओ हुम ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने की थी या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी ये आपको कमेंट करके बताना है। किसने की थी? ए ओ हुम ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या बोला है? कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति, कांग्रेस को द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो था वो कब रखा गया था? दिसंबर 1906 में, अगस्त 1906 में या मार्च 1906 में या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कब रखा गया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप कहोगे कब रखा गया था? दिसंबर 1906 में रखा गया था। स्वराज की प्राप्ति जो है कांग्रेस के द्वारा ये लक्ष्य था कि स्वराज की प्राप्ति करनी, और एक कब रखा गया था? दिसंबर 1906 में रखा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 13 से आपको ध्यान में रखना है
जलियांवाला हत्याकांड यानी जलियांवाला जो बाग है हत्याकांड की घटना कब हुई? बात करते हैं दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड, ये आपका कहां स्थित है? अमृतसर में स्थित है। कहां स्थित है? अमृतसर में स्थित है दोस्तों, और अमृतसर में स्थित है। और ये घटना कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 13 अप्रैल को। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को हत्या हुई थी, यानी हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि है, बताइए खिलाफत और एक असहयोग आंदोलन की जो अवधि है वो क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि भैया अवधि क्या है, बताइए। 1919 से, यानी जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही चालू हो गया था, और ये 4 साल चला था, यानी 1919 से लेकर 1922 तक ये चला था, इसकी अवधि थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 जो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपकी कब हुई थी? 12 अगस्त 1926 में हुई थी, 12 अगस्त 1923 में हुई थी, 16 मार्च 1926 में हुई थी, या 9 अगस्त 1925 में हुई थी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती, जिसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, बताइए। जो नेहरू रिपोर्ट है ये कब प्रस्तुत की गई थी? कमेंट करके बताइएगा। क्या 1928 में की गई थी, 1929 में, 1926 में, या 1930 में? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। अब इसमें क्या आपसे बोला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1982 में, 1885 में, 1926 में, या 1930 में? बताइए कब हुई थी भारतीय कांग्रेस राष्ट्र की स्थापना, कब हुई थी? तो आप बोलोगे सर कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, पूना पैक्ट। बात करते हैं पूना पैक्ट कब पारित हुआ, और इससे भी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ। एक आपके एमजी गांधी यानी महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, और एक आपका भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। और ये पूना पैक्ट की जो घटना है वो कब हुई थी? सितंबर 1931 में हुई थी, जनवरी 1931, या सितंबर 1932 में हुई थी? बताइएगा कब हुई थी। तो आप बोलोगे सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे क्या बोला है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, बताइए। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये कब से कब तक चला था, ये आपको बताना है। बताइएगा कब से कब तक चला था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे सर 1930 से लेकर के 1931 तक ये चला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब गोल से आपको ध्यान में रखना है कि गोल क्या होता है? जीरो होता है, और जीरो देख लो कहां से किस में आ रहा है। अगर वो 30 में आ रहा है तो समझ लो एक आगे बढ़ा दो, 1 साल तक के लिए, और प्रथम का मतलब 1 साल, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1 साल तक चला, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में आ चुका है दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रश्न को भी हम किस प्रकार करेंगे। वर्ष 1926 में, वर्ष 1929 में, 1928 में, और 1930 में? बताइएगा कब हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के? ये शुरुआत थी यानी प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? तो आप बोलोगे सर 1930 में ये स्टार्ट हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कमेंट करके बताइएगा। 12 जुलाई 1942 को, 12 अगस्त 1942 को, 12 जुलाई 1940 को, या 14 जुलाई 1942 को, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा कब भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रस्ताव रखा गया था या पारित किया गया था? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कब पारित किया गया था? तो आप बोलोगे सर 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो प्रस्ताव था ये पारित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की थी, बताओ गांधी जी की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। यानी ये किस प्रकार के नेता थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र या नरम दल के नेता थे? आप कहोगे ये भी बात सही है,
उदार और नरम दल के नेता थे, ये भी ठीक है। आ और बा दोनों ही करेक्ट है, और ये वाला होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी की बात ऑप्शन नंबर सी में कही गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार बोल दें या हत्याकांड बोल दें, दोस्तों बात एक ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चाहे नरसंहार बोल दे, नरसंहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरल डायर के कहने पर काफी हिंदुस्तानियों पर क्या गोली चला दी गई थी, ठीक है, और उनकी हत्या हुई थी, तो नरसंहार भी कह सकते हैं, लेकिन हत्याकांड भी कह सकते हैं। कब हुई थी आप सब जानते हैं, 1919 में हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में आपसे क्या बोला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, बताइए कब पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, 18 जून 1947 को पारित किया गया था, 8 जून 1947 को पारित किया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो पारित किया गया था कब पारित किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यानी उनकी देखरेख में अंतरिम सरकार बनी, बताइए उनकी देखरेख में कौन सी सरकार कब बनी, ये आपको बताना है। 2 सितंबर 1946 में बनी, 1 अक्टूबर 1940 में बनी, 1 नवंबर 1946 में बनी, तो बताइएगा कब बनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 2 सितंबर 1940 में क्या है, सरकार बनी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। वर्ष 1906 में कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, बताइए किसे बनाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को बनाया गया, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जल है एक, अब जल क्या है एक, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, क्या तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 2019 में आ चुका है दोस्तों, 2019 में आया हुआ है, तो आपको मुझे बताना है कि जल क्या है एक, कमेंट करके बताइए। आप बोलोगे सर यौगिक है, क्यों, क्योंकि ये 2 यौगिकों से मिलकर बनता है, एक आपका हाइड्रोजन से और एक आपका ऑक्सीजन से, ये 2 से मिलकर बनता है, इसलिए क्या है यौगिक है। यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे बोला है जलवायु का तत्व है, बताइए जलवायु का कैसा तत्व है, क्या तापमान है, मेघ है, वायु वेग है या उपरोक्त सभी, कमेंट करके बताइएगा। तो आप बोलोगे जलवायु क्या होती है, तापमान में भी होती है, मेघ में भी होती है, मेघ मतलब बारिश की मदद में आती है, और वायु वेग भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे बोला है मौसम के तत्व हैं, बताइएगा मौसम के तत्व हैं, बताइए मौसम के क्या तत्व हैं, वर्षा की संभावना, वायु भार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे दीजिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर उपरोक्त दोनों, वायु का भार भी है और वर्षा की संभावना भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में क्या बोला गया है, जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है, बताइए क्या समान रहती है, बदलती रहती है जलवायु, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त तो सभी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जलवायु जो है वो बदलती रहती है या समान रहती है। आपको पता होना चाहिए जलवायु क्या होती है, समान रहती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। और प्रश्न नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो देखिएगा इसमें हमसे बोला है एक अभाज्य, तो अभाज्य संख्या की पहले बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ क्या है एक से विभाज्य हो, जो सिर्फ एक से विभाज्य हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब एक से विभाज्य हो और क्या हो वह, और वह स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से डिविजिबल हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं 13, अब 13 में 1 का भाग तो जाएगा, लेकिन सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा, और 13 का भाग जाएगा इसलिए 1 आंसर आ जाएगा, तो भाग चला गया, और भाग चला गया इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, एक सम संख्या होती है, जरूरी नहीं है सम हो,
कुछ विषम भी होती हैं, तो सम भी होती है, विषम भी होती है। संयुक्त संख्या ऐसा नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन में से तो कोई है नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इतना है कि इसमें बोला है कि एक सम संख्या है, जरूरी नहीं है सम है, जरूरी नहीं है कि विषम है, और जरूरी नहीं है कि संयुक्त है, तो इनमें से ऑप्शन ही नहीं दिए, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती हैं वो सम भी होती हैं और विषम भी होती हैं। अब कौन कौन सी सम होती है, कौन कौन सी विषम होती है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को मैंने बताया कि जो सेल्फ डिविजुअल हो या जिनमें खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए। तो आपके पहले स्टार्ट कहां से होती है, 2 से, 3, फिर इसके बाद में 5, 7, 9 नहीं आएगा, क्या आएगा 11, और वो इसलिए आएगा 9 तो 3 से भी डिविजुअल हो जाएगा ना, इसलिए। फिर इसके बाद में क्या आएगा 13, फिर कितना आएगा, फिर आपका आएगा 17, फिर 19 आ जाएगा, फिर आपका 23 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, 31 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है। 37 के बाद कितना आ जाएगा आपका, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, और 47 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए, आप कहोगे 1 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, आप बोलोगे कितनी हो गई आपकी अभाज्य संख्या, 15 हो गई। अब 15 हो गई तो भाई 15 हो गई, अच्छी बात है, 15 हो गई, तो इसके बाद में भी तो और भी तो होंगी, तो देखो और भी आगे देख लेते हैं। इसके आगे देखो 51 में भाग जाता चला जाएगा, किसमें नहीं जाएगा, 53 में नहीं जाएगा, 53 होगी, 53 के बाद में और आगे बढ़ते हैं, देखो आपकी 54 नहीं होगी, 55 भी नहीं होगी, 56 भी नहीं होगी, 57 में भी 19 से भाग जाता है, तो 57 भी नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगी 59 हो जाएगी। अब 59 के बाद में आपकी 61 हो जाएगी, 61 के बाद में 67 हो जाएगी, 67 के बाद में क्या हो जाएगी आपकी 71 हो जाएगी, 71 के बाद में 73 हो जाएगी, और 73 के बाद में 79 हो जाएगी। तो ये सारी क्या हो गई अभी आपकी संख्या हो गई। अब आपको 100 तक भी तो निकालनी है, तो इससे और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपका 83 हो गया, कितने हो गए 83 हो गया। 83 के बाद में कोई और होता नहीं है, देखिए ना तो 84 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, क्योंकि 87 में 29 का भाग जाता है, 29 थी 87, 88 नहीं होगा, लेकिन 89 हो जाएगा। और जैसे ही ये 89 हो जाएगा तो 89 के बाद में आपका कौन सा रह गया, आप 91, 90 होगा नहीं, 91 में 13 7 91, 92 में जाएगा नहीं, 93 में जाएगा नहीं, 94 में जाएगा नहीं, 95 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा लास्ट में 97 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है टोटल 1 से लेके 100 तक जो मैंने ये लिखे हुए हैं दोस्तों, ये टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप कितनी बताओगे 25। और जबकि बात करें कि 1 से 50 तक की कितनी संख्या होती है, तो आप क्या बोलोगे 15, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, आप बोलोगे 15, और 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है आपकी 25 होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें से सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, बाकी सब क्या होती है, विषम होती हैं, बाकी सब विषम होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसमें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बताइए, आप जानते हो 2 से स्टार्ट होती है, तो क्या हो गई 2 हो गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपसे क्या बोला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब आपको शुरुआत की 5 अभाज्य संख्या लिखनी है और उन सबको योग करना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे और 11 लिखोगे। यही तो हो गई, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 अभाज्य संख्या आपने लिख ली। इन सबका आपको क्या करना है, योग करना है। और जब आप योग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 10 और 17 17 और 11 आपकी कितनी हो गई, 28 हो गई। यानी आपकी 1 से लेकर के यानी शुरुआत की 5 प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 28 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, यदि संख्या, ये एक संख्या दी हुई है 3 से विभाज्य है,
तो p के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब 3 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि बताओ अब इतनी बड़ी संख्या में क्या हम 3 से भाग देंगे ऐसे करके, ऐसे देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। अब लंबा हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई, इतना बड़ा करना नहीं है। तो देखो 3 का मतलब ही क्या होता है कि इन सभी संख्याओं को योग करके 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखिएगा हम इसको कैसे करते हैं, देखिएगा तो हमने क्या कर लिया, इनके अंकों को हमको ऐड करना है और बराबर किसके, 3 के बराबर रखना है। ठीक है दोस्तों, और बराबर 3 के बराबर रख देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो भाग जाना चाहिए ना सभी अंकों में। तो देखो कैसे करेंगे, देखिएगा इसकी आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूं, देखिएगा कैसे करेंगे। अब हमने ये रख लिया 5 1 3 2 4 1 6 और यहाँ पी, ये इसने कह दिया 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो 6 में भाग जाएगा, 3 में भाग जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, भाग जाएगा 4 और 2 6 हो गए, भाग जाएगा, क्या बचा 1। अब जब यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ आप क्या रख सकते हो, देखो अगर p की जगह पे अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो 8 और 1 9 और 9 में भाग जाएगा। तो पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जब 6 हम यहाँ रख देंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या रख दिया 6, अगर मैं रख दूंगा यहाँ तो देखो 6 और 1 7 हो जाएगा और 7 में भाग नहीं जाएगा। अगर मैं 7 रख दूंगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 9 रख दूंगा, अगर मैं यहाँ 9 रख दूंगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं। तो आपका एक ही ऑप्शन पूछा कि पी की जगह पे क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ही ज्यादा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा, और ये वही प्रश्न है जो बार बार एग्जामों में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, तो इनमें से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसी में से छपेंगे। तो देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे क्या बोला है कि 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का आपको अंतर बताना है। तो बताइए भाई, 7 का स्थानीय मान का आपको अंतर बताना है, क्या आप बताइए अंतर कैसे निकालोगे, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर अंतर हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कमेंट करिएगा, मैं आपके आंसर देख रहा हूं, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, बताइएगा। स्थानीय मान तो निकालना आता है ना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इस नंबर को लिखोगे 1715.271। अब स्थानीय मान जब आप छोटे थे, जब आपने निकालना सीखा होगा अच्छी तरीके से कि भैया स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा अब आप जानते हो कि जितनी भी संख्या पीछे होती है उतनी ही जीरो लगाते हैं। पहले इसकी बात करते हैं स्थानीय मान की, तो इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2, पॉइंट वाली को के बाद की काउंट नहीं करते, 1 2, तो 7 लिख लिया और यहाँ 2 जीरो यानी 100 लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 700 हो गया, 700 हो गया। अब एक ये भी तो 7 दिया है, तो जब इसकी जब स्थानीय प्लेस, इसकी जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये कितना अंदर है बताओ, तो आप बोलोगे सर ये कितना अंतर है, इस 7 की जब आप निकालोगे स्थानीय मान, इस 7 का भी जब निकालोगे, इसको दोबारा यहां लिख लो 715.271, और जब इसका जब आप निकालोगे तो 7 तो आएगा, लेकिन प्लेस स्थान क्या हुआ, पॉइंट के बाद भी अंदर है, और पॉइंट के बाद कितना अंतर है 0.01, इतना ही तो है। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.07 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा, अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, क्या होता है, घटाना होता है दोस्तों। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो बताओ आपका कितना रह जाएगा, आपका रह जाएगा 699.93, तो आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू से कभी भी आपका प्रश्न आ जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है 4 अंकों की बृहत्तम, बृहत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ी, क्या होता है बड़ी, और न्यूनतम का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटी, बृहत्तम और छोटी। ठीक है, ये आपको ध्यान में, संख्याओं का योग क्या हुआ। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या, अब 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो बड़ी जो संख्या, जैसे मैं आपसे कहूं 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 9 होगी, क्या बोलोगे आप, 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होगी, और 1 अंक की छोटी संख्या 1 होगी। अब 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप 2 9 लिख दोगे, 2 अंक की छोटी संख्या 0 लगा दोगे, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9 आ जाएंगे,
3 अंक की छोटी संख्या, एक जीरो और लगा दोगे, ठीक है। 4 अंक की बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब इनका क्या पूछा है, योगफल पूछा है, और जब आप इनको जोड़ोगे तो 999, और ये कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो गए, यानी 10,999, यानी आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहनों पे मैथ में आपको डर लगता है कि हम पे मैथ नहीं आती है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या अंतर होता है। इसमें आपसे पूछा कौन सा सही है। देखिए पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है और परवर्ती का मतलब क्या होता है। आपने जब आप छोटे थे, छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि एक शब्द क्या होता है आपका, पूर्ववर्ती होता है, पूर्ववर्ती होता है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती होता है, और दूसरा क्या होता है, परवर्ती, परवर्ती। अब आपको देखना है कि भैया इसका मतलब ही क्या होता है। देखिए परवर्ती का मतलब क्या होता है, परवर्ती कभी भी आपसे कहे तो वो संख्या होगी जिसमें क्या है आप एक जोड़ दोगे, और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, इससे पहले की संख्या। जैसे मैंने बोला कि बताओ कि 1000 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा, एक उसमें माइनस कर दिया, तो एक उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि 1000 की परवर्ती क्या होगी, तो आप उसमें जोड़ दोगे, यानी 1000 ₹1 होगी। अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको बताना है कि 1000 के पूर्ववर्ती, अब 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये आपका हो जाएगा 999 हो गया का पूर्ववर्ती, इसका भी पूर्ववर्ती, यानी इसमें से भी एक कम हो जाएगा, यानी 998 हो जाएगा। तो ये तो कह रहा है 99 है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया तुरंत आपका। अब 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा आपका, 999 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1000 का पूर्ववर्ती, कब परवर्ती, परवर्ती में क्या एक जोड़ देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है 1001, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती, पूर्ववर्ती होगा, यहां ये गलत लिख गया है, क्या होगा, पूर्ववर्ती। जब आप 1000 का पूर्ववर्ती निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 999 हो जाएगा पूर्ववर्ती का, परवर्ती, परवर्ती में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1002 है, इसलिए गलत हो गया। अब आपका एक बचा डी वाला, 1000 का परवर्ती, परवर्ती का मतलब क्या होता है, एक जोड़ दो, तो जब 1000 में आप एक जोड़ दोगे, 1000 में जब एक आप जोड़ दोगे तो आपका 1001 हो जाएगा, ये परवर्ती हो गया। का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब एक कम कर दो, तो जब एक कम कर देंगे, पूर्ववर्ती बोला एक कम कर देंगे, तो आपका 1000 ही तो रह जाएगा, और 1000 ही आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती कहेगा तो एक कम करना है, और परवर्ती कहेगा तो एक प्लस करना है, बस आपको इतना इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है, किसी पूर्णांक अंक का वर्ग, कोई भी पूर्णांक वर्ग है उसका क्या, पूर्णांक का अंक है उसका क्या कर दोगे, अगर आप वर्ग कर दोगे तो इन इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो आप देखिएगा भाई इकाई के अंक पे कौन सी संख्या नहीं हुई, जैसे आप 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करोगे 16 आ जाएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा, 6 का वर्ग करोगे 36 आ जाएगा, 7 का वर्ग करोगे, 7 का जब आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 का जब आप वर्ग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 9 का वर्ग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 10 का वर्ग करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो आप देखिएगा, देखो एक जीरो आ रहा है, आप कहोगे सर जीरो भी आ रहा है, दूसरा एक भी आ रहा है, देखो अंतिम अंक में 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 भी देखो आ रहा है अंतिम अंक, 7 आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, आप बोलोगे सर 9 आ रहा है,
और बस यही अंक जो होते हैं वर्ग वाली संख्या के का अंतिम अंक हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। कौन कौन से नहीं होते? ये तो होंगे, ये वाले अंक जो हैं, ये वाले जो दोस्तों अंक हैं, ये अंक होंगे, ये वाले जो अंक हैं ये होंगे, बट ये कौन कौन से अंक नहीं होंगे? ये वाले तो होंगे, तो कौन से नहीं होंगे? 2 होगा, 3 होगा, और एक और होता है 7 और एक 8। ये 4 जो अंक होते हैं ये वर्ग में नहीं होते। तो आपको कौन सा बताना है? देखिए 2 है, 2 नहीं है, बाकी 1 भी होता है, 0 भी होता है, 5 भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा कि 5671 और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर। अब आपने क्या कर दिया? 5671। अब इसके आप अंक जब पलट दोगे तो यहां क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इनका अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है दोस्तों? घटाना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो 1 में से 5 घटा नहीं सकते, यहां से कहां से ले लोगे? कितने रहे? 11, 11 में से 5 जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे, 6 में से 6 जाएगा 0। अब 6 0 किसके आ रहा है? तो ये 2 तो हो नहीं सकते, अब इनमें से ही कोई एक होगा। तो देखिएगा अब फिर आगे करते हैं, भाई 6 में से 7 जाएगा नहीं, ये कहां से ले ली? तो यहाँ कितना हो गया? 9। अब देखो 900 आ रहा होगा, अब देखो इसमें भी आ रहा है 900, तो यहाँ आपका कितना रहेगा? 4 रह गया। अब जब 4 रह गया तो एक घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 3, यानी आपका 3906 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों जो ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हो। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? अब 25 से विभाज्य क्या होगी? 25 से विभाज्य का मतलब क्या होगा? जिसके अंतिम अंक क्या होंगे? या तो 2 0 आ जाए, वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी, या अंतिम अंक 2 25 हो रहे हो, 50 हो रहे हो, या 75 हो रहे हो। बस अगर ये अंक हैं तो वो संख्या 25 से डिविजिबल होगी। अब आप देख लो, देखिए 55 है, नहीं होगी। 85 है, बिल्कुल ही नहीं होगी। 90 है, बिल्कुल ही नहीं होगी। क्या है? 7150। इसके अंतिम 2 अंक क्या है आपके? 50 है। 25 से वही संख्या डिविजिबल होती है जिसके अंतिम अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो। कहने का मतलब इतना है, अगर ये अंक होंगे तो ही वो 25 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे क्या बोला है? 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या 7 से विभाजित होंगी? बताइए। 100 और 300 के मध्य में ऐसी कितनी संख्या है जो किससे डिविजिबल होंगी? 7 से डिविजिबल होंगी। तो बताइएगा कितनी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले अगर आप फॉर्मूले को अगर देखोगे तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले देखो इसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अब 100 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है? ये आपको देखनी है, ये आपको देखनी है। तो बताओ कौन सी है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा इसमें जब आप 100 में अगर आप भाग दोगे 7 का जब इसमें भाग दोगे तो कितनी बार रहेगा? आप कहोगे 7 एकम 7, 3 बचे, 3 इधर आ जाएंगे, कितने रह जाएंगे आपके? 30 हो जाएंगे, और 7 चौक 28, यानी 14 सत्ते 98 आ जाएगा। अब 98 से बड़ी कौन सी संख्या होगी? तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ 105 होता तो आप 15 बार चला जाता, तो बड़ी संख्या क्या होगी इसके बाद की? 105। तो आपने लिख लिया 105 में क्या है? 7 से भाग जाएगा। अब इससे कम की देखो, अब आपको इससे कम में देखना है तो इसमें भाग देके देख लो 7 का, और जब आप इसमें 7 का जब भाग दोगे दोस्तों 300 में जब आप 7 का भाग दोगे देखोगे तो क्या आएगा? 7 से दोगे 7 चौक 28, कितने बचे? 2 बचे, 2 इधर आ जाएगा तो कितना रह जाएगा? 7 दूनी 14। अब कहने का मतलब सिर्फ दोस्तों इतना है कि इतना आ गया है। अब 7 दूनी 14, तो कितने बचे? कितने बचे? आप बोलोगे सर 6 बचे, तो 6 इसमें से घटा दो, और 6 जब इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना रह जाएगा? बताइएगा। 6 जब इसमें से आप घटा दोगे तो आपका रह जाएगा 294 रह जाएगा, और इसमें से 105 आपको घटा देना है, और जब घटा देंगे तो इसमें से घटाएंगे 14 में से जाएंगे, कितना रह जाएगा? ये 5, 9 रह जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इतनी संख्या जो है बची, अब इसमें भी आप क्या 7 से भाग दे दो,
और 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा आपका, 7 दूनी 14 आ जाएगा। और 14 आने के बाद में भी कितना बचेगा, यहाँ 4 रह जाएगा और 7 7 49, तो कितना आ गया 27 आ गया। और 27 में आपको 1 जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा आपका 28। तो आपका 28 आंसर क्या है, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में देखिएगा आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप बोलोगे 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई, यानी पहले का तीसरा, पहले का तीसरा किसमें दिया है, 2 में दिया हुआ है, तो डी वाला और बी वाला तो क्रॉस हो गए। और दूसरे का कौन सा है, ए है, और दूसरे का ए किसमें दिया है, आप बोलोगे फर्स्ट वाला क्रॉस हो गया, इसमें दिया है, तो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सी वाले की बात करें, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, आप बोलोगे 25 होती है, और 25 किसमें है आपका ऑप्शन, यानी 4th नंबर का है। और 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या होती है, आप बोलोगे 74। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन जो आपकी सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कुल संख्या कितनी होती है आपकी, 100 होती है। 100 में से हम क्या करते हैं, एक को काउंट नहीं करते हैं दोस्तों, तो कितनी बची आपकी 99 बची। और 99 से 25 क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और बची कितनी 74, और 74 आपकी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भाज्य संख्या स्टार्ट किससे होती है, 4 से होती है, और भाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आपको निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही बताना है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 2, सबसे पहले इसमें बोला 2 अभाज्य संख्या नहीं है, भाई अभाज्य संख्या तो 2 से स्टार्ट हो रही है, ये बोल रहे हैं 2 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। 1 संयुक्त संख्या है, भाई संयुक्त संख्या 2 या 2 से अधिक नंबरों से मिलकर बनती है, कंपोजिट नंबर, तो ये गलत हो गया। 1 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 1 क्यों होगी, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, सही बात है, 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाला जो है सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ये 2019 में देखिएगा ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला गया है, 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। अब आपको बताना है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। तो देखिएगा सबसे आसान तरीका क्या है, आप काउंट कर लो, जैसे कि आपने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिख दिया, 60, 70, 80, 90 और ये 100, यही तो अंक है, इसके अलावा तो कोई नहीं। अब आप इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने होंगे, 11 होंगे। तो आप ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, ये जो प्रश्न है कई बार एग्जामों में आ चुका है, बल्कि 2014 में भी हरियाणा टेट हुआ था उसमें भी पूछा गया है, ठीक है, और सीटेट में भी पूछा गया है। तो 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या आपको बतानी है कि अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी होगी। अब आपको सब जानते हैं कि अभाज्य संख्या इनमें से कितनी होंगी। अच्छा, अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो देखिएगा कितनी होंगी 1 से 30 तक। तो 1 से 30 तक जब आप लिखोगे, यानी 1 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो पहली कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ठीक है। आगे देखो 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी। इसके बाद में कौन सी आएगी, 21 होगी, नहीं 23 होगी, 23 24 25 26 27 28 29 होगी। तो इतनी जो संख्याएं हैं ये 1 से लेकर के आपके कब कहाँ तक होंगी, 1 से लेकर 30 के बीच में इतनी अभाज्य संख्या होती है। अब आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितनी संख्या होती है, 10 होती हैं। यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और वही बात करें कि 1 से 100 तक कितनी होती है, तो आप 25 बताओगे। 1 से 50 तक 15 होती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और 3 अंकों वाली सबसे छोटी। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, मैंने बताया था छोटी 9 से स्टार्ट होती है, तो आपने क्या लिख दिया, 4 अंकों की लिख दी। और 3 अंकों की सबसे छोटी, और 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है, 100 होती है। अब क्या करना है, इनका योग करना है, योग का मतलब जोड़ना है, तो 2 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा,
ठीक है, और ये कितना हो गया 10, यानी आपका कितना हो गया 10,099 हो गया। और 10,099 आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी में दिया है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, छोटी बड़ी संख्याओं से पूछे जाते प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी बड़ी संख्या हो गई और ये आपकी छोटी संख्या हो गई। देखिएगा ये 3 अंक की है, ये 4 अंक की है। ये मैंने डिटेल में अभी आपको बताया भी था। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवा भाग कितना है, यानी आपको इसके पास का भाग देखना है कि इसके पास जो है वो कौन सा आएगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसके पास में जो है वो कौन सा आएगा। अब देखिए आपने कितना लिख लिया, ये लिख लिया 9,000 लिख लिया। सन्निकट का मतलब क्या होता है, जो इसका निकटवर्ती होता है। अब देखिएगा इसका निकटवर्ती कौन है, अब बोलोगे 85 है, कम 85 है, 8500, कोई बात नहीं है। ये 8500 से भी कम है, ये इससे से भी कम है, लेकिन ये 85 से ज्यादा है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, जो एक निकट कम वाला हो गया। अब ज्यादा वाला देखो, अब ज्यादा कौन सा कम है, ये 94 है, ये 94 से और ज्यादा बड़ा हो गया, ये उतने ही बराबर होगा, ये और कम हो गया, लेकिन ये सबसे कम है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी 9,000 के पास में कौन कौन से होंगे, एक आपका 8599 होगा और एक आपका 9,400 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बाकी जो है इससे छोटी संख्या आएंगी और बाकी इससे बड़ी संख्या आएंगी। नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा 29,503 में 5 का स्थानीय मान और इसमें इसका अंकित मान का अंतर। तो देखिएगा आपको लिखना है 29,503, इसका 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 और 2 जीरो लगा दो पीछे, क्यों, क्योंकि 2 अंक है, 1 2, और इसका क्या है 3207 में 7 का स्थानीय मान अंकित मान। अंकित मान का मतलब क्या होता है, जो सेम है वही आ जाएगा, कोई जीरो नहीं लगेगा। तो 7 आ गया, 7 का 7। अब इसका अंतर कितना हो जाएगा आपका 493 आ जाएगा। और 493 का अंतर आप जानते हो क्या होता है, अंतर का मतलब ही क्या होता है आपका माइनस होता है। और अंकित को ही हम क्या बोल देते हैं, जातीय मान बोलते हैं। क्या, जातीय मान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंकित मान को जातीय मान यानी लोकल वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान आएगा तब आप वैल्यू लगाओगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 अंक है यहाँ, 3 अंक होंगे तो 1000 से करोगे। लेकिन अगर अंकित मान आ गया, जातीय मान पूछा, लोकल वैल्यू अगर पूछता है तो उसमें कोई भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, जो अंक है वही आ जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा लाइव जोड़ें और शेयर जरूर करें। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा ये है इसका 6 का स्थानीय मान। स्थानीय मान से कई प्रश्न आते हैं दोस्तों, कई प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ये भी प्रश्न 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा अब आपसे पूछा गया है 5 6 4 3 1। अब इसमें किसका स्थानीय मान पूछा है, 6 का पूछा है, तो 6 लिख दिया, पीछे जितने अंक है उतने जीरो लगा दो, बहुत ही आसान है। और 4 का अंकित मान, और 4 का अंकित मान मैंने बोला 4 अंकित मान पूछे तो जो है वही लिख दिया। अब करना क्या है, अंतर, अंतर का मतलब माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,900 आपका 96 आ जाएगा। और 5,996 आपका ऑप्शन जो आपका सी है इसमें दिया हुआ है। यानी आपका एक प्रश्न जो है स्थानीय मान जातीय मान में से आएगा ही आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें देखिएगा क्या आपसे बोला है, 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। तो आपको ये लिखना है 6,251 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 लिख दोगे, एक जीरो लगा दोगे। अब 6,521 में इसका स्थानीय मान कितना लिखोगे, 5 लिख दोगे, 2 संख्याएं, 2 जीरो लगाना पड़ेगा भैया। अब इसमें 5 6 2 1, इसका स्थानीय मान 5 लिखना पड़ेगा आपको, और जीरो कितने लगाने पड़ेंगे, 3। और जब 3 जीरो लगा दोगे तो इनका योग निकालना है। तो देखो 0 0 0, ये 5 आ जाएगा, ये यहाँ 5 आ जाएगा, ये यहाँ 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5,550 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे भी सवाल वो पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ही पूछे, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अंतर होगा तो माइनस करना है, योग का मतलब प्लस करना है। देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा है कि 35,362 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर यानी जातीय मान। तो आपको क्या लिखना है भैया, 35,000 का 362 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 लगा दोगे और 3 जीरो लगा दिया आपने। अब इसी का ही क्या स्थानीय मान, सॉरी जातीय मान, जातीय मान क्या होगा,
आप बोलोगे सर 5 का 5 ही रहेगा, और इसका क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। तो 4995 आपका आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो इसका बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल, यानी 24 में, तो पहले इस 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, पहले वाले 2 का, तो आप निकालोगे 2 है और एक 0 है, यानी 10 का गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जब वहीं इसकी बात करोगे तो 2 लगा दोगे, 3 0 लगा दोगे, और अब आप क्या करोगे, इनका योग आपसे पूछा है तो इनको जोड़ोगे तो 20 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका सही है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला है, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल, तो भैया 63,606 में इसके स्थानीय मानों का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो भैया सबसे पहले इसका निकाल लो। तो आप बोलोगे सर इसका कितना आएगा, इसका आप 6 लिख दोगे, इसका कितना लिखोगे, इसका कितना लिखोगे, आप 6 लिख दोगे, और कितने जीरो लगाओगे पीछे, बताओ कितने जीरो लगाओगे, 1 2, तो आप यहाँ 6 लिख दोगे और 2 जीरो लगा दिया। इसके बाद में इसका जब आप निकालोगे तो कितने जीरो लिखोगे, 4 लिखोगे, 1 2 3 4, और यहाँ 6 लिख दोगे, और इनको क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे, और जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 60 60 6, यानी ऑप्शन जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। कभी भी योगफल पूछे, अंतर पूछे, घटाना पूछे, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा है, संख्या 49,532 का सन्निकट 1000वां भाग। अब सन्निकट आपसे पूछा है कि इसका निकटतम कौन सा होगा, तो आपको बताना है कि इसके निकटतम बताइएगा कौन सा होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस टाइप का मैं प्रश्न आपको करा चुका हूं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका निकटवर्ती क्या होगा। बताइए, 1000वां भाग, 1000वां भाग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी 50,000 हो जाएगा। ये तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये बहुत कम है, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, 25 नंबर का प्रश्न है। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान, यानी 0.0159 में 1 का स्थानीय मान निकालना है। तो ठीक है, 1 का 1 लिख देंगे। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा है ये मायने रखता है, और जितनी संख्या बाद पॉइंट लगा है उसका क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 2 यानी 0.01, 2 संख्या में गुणा कर दिया और इसका गुणा करेंगे तो 0.01 आएगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 1 बटे क्या आ जाएगा, 100, 1/100 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यानी अगर ऐसे आंसर नहीं दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा। आपको ये ध्यान में जरूर रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या कर सकते हैं, संख्याओं, ये आपको संख्या दी है, 5 का स्थानीय मान आपको निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा, अब आपको बताना है क्या दहाई का होगा, सैकड़े का होगा, या 100वां होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो पहले आप इसका स्थानीय मान निकालो, और स्थानीय मान जब आप निकालोगे तो आप जानते हो 5 का 5 आ जाएगा। लेकिन ये कितनी संख्या बाद है, तो आप बोलोगे कितनी संख्या बाद है, 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.05 आपका आ जाएगा। और जब इतना आ जाएगा तो इस पॉइंट को जब आप हटाओगे, पॉइंट को हटाओगे तो 5/100 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 5 का क्या है, 100वां भाग है, और 5 का 100वां भाग क्या है आपका, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर इनमें से ये नीचे 100 नहीं आता तो इकाई दहाई सैकड़ा में से कोई भी आ सकता था, बट ये अपॉन में 100 होगा तो 100 आ जाएगा। 10वां होता तो 10वां आ जाता, 1000 होता तो 1000वां भाग होता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो स्थानीय मानों से जरूरी नहीं है कि जोड़ने घटाने के प्रश्न आए, तो इस टाइप के भी बन सकते हैं जो कि आपको घुमाने वाले प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे क्या पूछा है, संख्या इसमें 2 का स्थानीय मान होगा। अब 2 का आपको स्थानीय मान लगाना है तो 2 लगा दोगे, 1 2 3, यानी आपको 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.001 ये आप कर दोगे। अब ये कर दोगे तो आपसे क्या पूछा है कि इसका स्थानीय मान होगा, तो अब भाई इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, पॉइंट को आप हटा भी सकते हो यहाँ से। जब यहाँ से आप पॉइंट को जब हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया जब 2 अपॉन कितना रह जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा।
तो ये क्या होगा, 1000वां भाग होगा। और जब ये 1000वां भाग होगा तो आप इसका तुरंत आंसर बता सकते हो कि भैया कि इसका क्या हो जाएगा, 1000वां भाग ये बता रहा है, यानी इतना बढ़ा हुआ है, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इस दो को मन देखो कि दो नहीं दिया है, इसका सिर्फ मान पूछा कि स्थानीय मान कितने बाद आएगा, 1000वें भाग बाद आएगा, 100वें भाग बाद आएगा, या 10वें भाग बाद आएगा, इस तरीके से ये पूछा है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रश्न को भी हम कैसे करते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि 200 400 के बीच में 30 45 60 का सबसे छोटा सर्व गुणजखंड, यानी सर्व गुणजखंड पूछा है, सबसे छोटा पूछा है, यानी इसका एलसीएम निकालना है। और जब आप इसका एलसीएम निकालोगे किसका, 30 का 45 का और 60 का, और जब 30 45 और यहाँ 60 का जब आप एलसीएम दोस्तों निकालोगे, 30 45 60 का, तो क्या आ जाएगा बताइएगा। 30 45 60 का जब आप एलसीएम अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, निकाल भी सकते हो। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या लिखोगे 30 45 और यहाँ 60, और जब आप इनका एलसीएम इस तरीके से जब आप निकालोगे भाग दे करके, तो 15 का सम में जाएगा, 15 से आप डायरेक्ट ले लो, 15 2 30, 15 3 45, 15 चौका 60, फिर 2 से आप दे दो तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई 15 2 30 और 30 और ये 6, यानी 3 6 18, ये इसका जो एलसीएम आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। अब जब इसका 180 एलसीएम आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। अब आपसे पूछा है कि 200 और 400 के बीच में ये संख्या आ रही है, इसका सार गुणजखंड कितना होगा आपका 180 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा 180 आ रहा है, लेकिन हमें तो कितना 200 और 400 के बीच में चाहिए, तो 180 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। अब 360 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि 15 24 45 का बड़ा सार्व गुणनखंड, यानी आपका एचसीएफ। अब आपको देखना है कि भैया 15 का एचसीएफ क्या होगा, देखिएगा 15 का एचसीएफ क्या होगा, तुम बोलोगे 3 गुणा 5 हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, 24 को कैसे लिखोगे, तुम करोगे 3 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा। और 45 को आप क्या लिखते हो बताइएगा, 45 को कैसे लिखते हो, 3 गुणा 3 गुणा और ये 5, ये होता है। अब इसका देखो सबसे बड़ा पूछा है तो सिर्फ 3 देखो कॉमन मिल रहा है, यानी इसका जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और जब 3 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें 3 से भाग दे देना है, क्योंकि यहाँ भाग की बोला गया है। तो जब भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न है वो एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बट ये जो प्रश्न है दोस्तों ये 2016 में 17 में सीटेट में 2 बार पूछा गया है लगातार, सेम टू सेम यही प्रश्न है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिएगा आपसे क्या पूछा, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग आपको बताना है, और वो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, यानी 7 से उसमें क्या होगा भाग जाएगा। तो आपका क्या लिखना है, 7 से डिविजिबल लिखना है और 84 तक के लिखना है, तो 7 का पढ़ा ही लिख लो सीधे। आप क्या लिखोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21 28, 28 के बाद में क्या लिखोगे 42 लिखोगे, और क्या लिखोगे 84। इसके आप कहोगे 7 7 49 लिख लो, तो 49 का आप तो 84 में भाग चला जाएगा 49 का, आप बोलोगे नहीं जाएगा, 56 का चला जाएगा, इसीलिए नहीं मैंने लिया है। लेकिन 7 का भी देखो 84 में जाता है भाग, 14 का भी जाएगा, 21 का भी जाएगा, 28 का भी जाएगा, और आपका इसका भी जाएगा, किसका 42 का भी भाग जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपसे आप पूछा क्या है गुणजखंड है, तो इनमें क्या है योग इनका बताना है, तो आप क्या करते हो इनका योग निकाल दोगे, और इनका योग जब आप निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 196 जो है इनका योग आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला है देखिएगा, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल। अब आपको 96 के लिखने हैं, तो भाई 96 के आप कैसे लिखोगे बताइए, गुणनखंडों का योग बताना है इसका, लेकिन इसमें गुणज नहीं पूछा है कि इसका गुणज होना चाहिए। अगर इसमें कहता कि किसी का गुणज है तो हम टेबल के मेथड से कर लेते थे, लेकिन हमसे क्या पूछा गुणनखंडों का योग, तो आपको क्या करने पड़ेंगे इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। और जब 96 के जब आप गुणनखंड दोस्तों करोगे, 96 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 16 के 96 होते हैं ना, तो 16 के कितने हो गए, ये हो गए 2 हो गए और 6 और बचा है, यानी 2 गुणा 3, ये इसके हो गए। अब आपको क्या लिखना है 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2 4, यानी 2 की पावर 5, और ये 3 की पावर 1 आ गया। इतना होने के बाद में देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसकी पावर में क्या करते हैं 1
जोड़ देते हैं और जो आता है उसमें से भी 1 घटा देंगे। तो देखिएगा पावर में जब आप 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा और 1 माइनस कर दिया और नीचे भी 2 माइनस बंद कर दिया और इनका जो इनटू होगा वो इसके साथ कर लेंगे। अब 3 में से भी क्या करेंगे, अब आप 3 में से भी तो 1 को घटाओगे और जब 3 में से जब आप 1 को घटाओगे, 3 में सॉरी 1 जोड़ोगे और जब 3 में जब आप 1 जोड़ोगे, 1 तो पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसमें से भी क्या 1 घटाओगे 3 में से और 3 माइनस जब 1 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ मैं इसका आप लिख दे रहा हूँ, कैसे करेंगे देखिएगा। अब देखो 2 की पावर 6 क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे 2 की पावर 6 सर कितना होता है, 63 होता है। कितना होता है, 63 हो जाएगा क्योंकि 1 घटा भी तो दिया हमने डायरेक्ट, वैसे 64 होगा 1 घटा दिया और नीचे 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा इनटू 2 की पावर 3 क्या होता है, आप बोलोगे 9 होता है लेकिन 1 घट के कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा। तो ऊपर 8 रह गया और नीचे कितना रह गया, 2 रह गया और 2 से जब आप इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा। और 63 चौक कितने होते हैं ये आपको बताना है कि भाई 63 चौक आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। और 63 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 252 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसकी पावर 1 है, आप देख सकते हो इसकी पावर 5 है, पावर में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया है और 1 घटा दिया और वही जो प्रोसेस आपने ऊपर घटाने का किया है संख्या में से वही हमने नीचे कर दिया है। देखिएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 है, बस पावर में आपको 1 जोड़ना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है। नंबर 31 में आपसे क्या बोला गया है, 21 और 49 के बीच के 7 के गुणजों का योग। अब 21 और 49 के बीच में कौन कौन से 7 के गुणज होते हैं, आप बोलोगे सर 28 आता है और 35 आता है और 42 आता है। तो आप इनका जब सम निकालोगे कितना आ जाएगा, आपका 105 आ जाएगा। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणजखंड यानी 25 और 30, 25 और 30 का मासा, और मासा कितना आ जाएगा, आप जानते हो मासा कैसे निकालते हैं भाई, मासा निकालते हैं 5 गुणा इसका करोगे, 5 गुणा 5 करोगे और इसका कितना करोगे, 5 गुणा 6 करोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 आ गया। अब क्या करना है, भाग देना है। अब जब इसमें आप इसका भाग दोगे, भाग दे दोगे जब इसका इसमें तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 21 बार जाएगा। तो आपका 21 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग। अभी अभी जिस प्रकार मैंने आपको बताया था पावर में जोड़ करके ये भी वैसे ही करना है। तो देखिएगा जीरो के आप सबसे पहले क्या करोगे, आप करोगे 210 यहाँ लिख लोगे और जीरो के लिए करोगे तो 2 और 5 होता है और जबकि इसके लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 आ जाएगा। लेकिन जब जीरो के लिए करोगे तो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। अब आपको क्या करना है, एक एक जोड़ना है, सब जानते हैं। तो जब आप इसका जवाब करोगे तो क्या करोगे, अब देखिएगा इस प्रकार हम करते हैं। तो जब आप 2 में क्या है, पावर 1 है सबकी, देखो एक एक पावर है तो आप इसमें एक एक जोड़ोगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। तो इतना आपको कर लेना है इनटू। ऐसे ही प्रोसेस 5 के साथ में करना है, 5 की पावर 2 माइनस 1 यानी 5 माइनस 2। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैं आपको शॉर्ट तरीके से करके बताऊंगा कि देखो कैसे करेंगे ओरली। देखो 2 की पावर 2 करेंगे 4 का हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा और नीचे 2 में से जब 1 को उठाओगे तो आपका 1 ही रह जाएगा। ऐसे करो डायरेक्ट। 5 की पावर 2 25 और 25 में से जब आपका 1 घट जाएगा तो कितना रह जाएगा बताओ, 25 में से जब आपका 1 घट जाएगा तो कितना रहेगा, 24 रह जाएगा। और 5 में से जब आपका 1 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 की पावर 2 हो जाएगी यानी 9 हो जाएगा और 9 में से जब आपका 1 घट जाएगा तो 8 रह जाएगा दोस्तों, और 8 रह जाएगा और 3 में से जब 1 जाएगा तो आपका 2 रह जाएगा। ऐसे 7 की पावर 2 यानी 49 में से 1 घटाओगे आपका 48 रह जाएगा और 7 में से जब आप 1 घटाओगे तो आपका 6 रह जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है यानी भाग देके चेक करना है। तो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा और 4 से 4 कट गया और 2 से कितनी बार गया, ये 4 बार। अब आपका क्या क्या रह गया वही आप लिख लो यार, 3 रह गया और 48 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो भाई। 48 का जब 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, इसका 4 का जब 48 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अट्ठे 32 हासिल लगी 3 हो जाएगा, 7 और 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 49, वो 19 हो गया। अब आप इनका जब इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 19 दिया 57 आपका आ जाएगा यानी 576 आ जाएगा। और 576 आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें दिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से करोगे शॉर्ट से और भी शॉर्ट कर सकते हो तो आपको आसानी से जल्द आंसर निकल आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं दोस्तों।
42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अब आपको बताना है कि 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 42 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो अभाज्य में आए। तो आप 42 को क्या लिखते हो, 6 गुणा 7। अब 7 तो अभाज्य है लेकिन 6 नहीं है, तो भाई इसको भी कट करोगे, क्या लिखोगे, 2 गुणा या 3 गुणा 2 वही 7। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 हो गए, और अभाज्य गुणनखंडों की ही संख्या पूछी है। तो 1 2 3 यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। इसमें आपसे क्या पूछा है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो देखिएगा 7 0 5 6 0। अब आपको बताना है कि सबसे पहले 5 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 5 लिख दोगे और 2 जीरो लगा दोगे। फिर 6 का जब आप निकालोगे तो 6 लिख दोगे और 1 जीरो लगा दोगे, और इनका गुणनफल पूछा है। तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, और ये 1 2 3 जीरो लगा दिया, 3 जीरो लगा दो, यानी इसका क्या आ जाएगा, 30,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट होगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़ा करिए। देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की आपको संख्या बतानी है। अब गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इसमें अभाज्य नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या बोला गया है, गुणनखंड। तो जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो 105 को सबसे पहले तोड़ोगे किसमें, आप बोलोगे सर 5 गुणा 21 कर लो, 5 गुणा 21 कर लो, और 21 को भी आप तोड़ लो, क्या 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 हो गए। तो ये तो वैसे ही अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, 3 गुणा 5 गुणा 7। अब आपको इनकी पावर एक ही एक तो है, तो आप क्या क्या करना है, इनकी पावरों में ही करते हैं, 1 प्लस 1, पावर में 1 जोड़ के गुणा करना है, पावर में 1 जोड़कर गुणा करना है, पावर में 1 जोड़कर क्या करना है, गुणा करना है। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कितने गुणनखंड होंगे, आपके 8 गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर अभाज्य कहता तो आपके 3 हो जाते, 1 2 3। अभाज्य नहीं बोला है आपसे, आपसे क्या बोला है कि गुणनखंड की संख्या, और गुणनखंड की संख्या कितनी है आपकी, 8 हो जाएगी दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं, बारीक सी, आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला है, संख्या ये यानी 12,345। तो 12,345 में 5 के 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो इसका पहले स्थानीय मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और अंकित मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और अंतर पूछा, अंतर का मतलब सभी जानते हैं, घटा दोगे तो 297 आपका आ जाएगा। और 297 आपका किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसमें आपको में दिया गया है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, इसमें आपसे क्या बोला है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। बताइएगा संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग। तो जिस प्रकार मैं आपको बता चुका हूं वैसे ही आपको करना है। तो 100 के सबसे पहले आप फैक्टर क्या करोगे, आप करोगे सर 4 गुणा 25, यही करोगे। इनको भी आप तोड़ लो, इनको कैसे तोड़ोगे, आप तोड़ोगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही दो तो बनेंगे, और जब ये दोनों बन जाएंगे तो आप क्या करोगे, इनकी पावर में क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, और जब पावर में 1 जोड़ दोगे, योगफल पूछा है। देखिए पावर में जब इसकी संख्या पूछता तो इसमें पावर में क्या है, पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर देता है, लेकिन यहाँ योगफल पूछा है तो क्या करेंगे, देखिएगा इनके योगफल में क्या करते हैं कि देखो 2 की पावर 2 है, पावर में पहले 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, 1 घटा देंगे, और 1 घटाने के बाद में कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और 2 में से जब 1 घटेगा तो आपका 1 ही रहेगा, इंटू 5 की पावर 2 है तो 1 और जोड़ेंगे उसमें, 5 की पावर 3 हो जाएगा, कितना होगा, 5 की पावर 3 क्या होता है आपका, 125 होता है, 125 में से 1 घटा देंगे तो आपका 124 आ जाएगा, और 5 में से जब आप 1 को घटाओगे तो आपका 4 रह जाएगा, और बस क्या सॉल्व कर लो। जब आप इसका इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा आपका, 31 आ जाएगा, और जब 31 का और 7 का जब आप गुणा करोगे तो 7 तिया 21 और ये 7 यानी 217 आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मैंने शॉर्ट इसलिए किया है ताकि मैं इसको 2-3 प्रश्न आपको करा चुका हूं इसलिए। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रश्न को भी हम किस प्रकार करते हैं आगे वालों को। देखिएगा इसमें हमसे क्या बोला गया है, देखिएगा यदि 30,028 बराबर 28 इकाई है, 28,000 है, तो दहाई का क्या होगा, बताइएगा दहाई का कितना होगा ये आपको बताना है। तो बताइएगा दहाई का कितना होगा, इसके बराबर है
तो भाई इसका 28 हो जाएगा। इकाई तो 1 का गुणा करेंगे, 1000 होगा तो 1000 का गुणा करेंगे। और दहाई में कितना होगा, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है भाई। ये तो भाई इकाई का मतलब ही क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 1000 का मतलब 1000 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है। तो यहाँ क्या आएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आएगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे इजी फॉर्म में क्या लिखना है आपको, ये लिख लेना है आपको। देखिएगा कैसे करेंगे इसको, इसको इजी तरीके से 0 0 28 बराबर 28 में 1 का गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें इकाई पूछा है, प्लस 28 में 1000 का गुणा करेंगे तो आपका 1000 कहा गया है। और दहाई जो आपका दिया गया है, तो दहाई आपको x ले लिया है आपने और इसमें 10 का गुणा करेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 30,028 हो गया और इसको जोड़ेंगे 28 हो जाएगा और ये आपका 28,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। और जब आप इनको जोड़ोगे 3 28, जब आप इनको जोड़ोगे तो 28 0 28 प्लस 10x, और जब आप इसको इसमें से घटा दोगे तो आप देखो इसको, जब इसको इधर लेके आओगे तो आपके 2000 ही तो बचेंगे। और 2000 बराबर इधर कितना रह गया आपका 10x, और 10 से काट दोगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ये भी प्रश्न ऐसा ही है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। अब इसमें इकाई पूछा है तो आप इसमें किससे गुणा करोगे, 1 से तो डायरेक्ट कर ले, यही रहेगा। इसमें क्या पूछा है, 1000 दिया है तो कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 12000 हो गया। ये बराबर किसके है, 11000 और ये 12 के। और दहाई का पूछा है तो भैया दहाई में आप जानते हो क्या करोगे, आप x का गुणा कर दोगे 10 का, ऐसे कर लोगे, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 11 2 बराबर 10 0 12। अब आप 11000 12 में से 12112 घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, बताइए कितना रह जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। रहेगा 1100 रह जाएगा, 1100 ही तो रह जाएगा। और बराबर कितना रह जाएगा, ये 10x, और 0 से 0 कट गया। और जब 0 से 0 कट जाएगा तो आपका 110 ही तो रह गया। और 110 आपका किसमें, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसमें आपको में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दहाई के पे 10 आता है, 1000 के पे 1000 आएगा, इकाई के पे 1 आएगा और सैकड़े पे 100 आएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, 10,000 और 10,100 10 दहाई के बराबर है। अब आपको बताना है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये सीटेट में 2018 में आ चुका है, 2005 में आ चुका है। तो आपको बताना है कि भैया पहले कितने लिखने हैं, 10,000 लिखने हैं। तो आपने 10,000 लिख लेने हैं, तो ठीक है मैंने 10,000 लिख लिए। फिर 10,100 लिख लेने हैं। 10,100 का मतलब ही क्या होता है, 10,100 का मतलब होता है 1000। क्या होता है, 1000 होता है, 10 हो गया और ये 100। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, 10 दहाई। और 10 दहाई कितने होते हैं, आप बोलोगे सिर्फ 100 होते हैं। और आप जब इनको जोड़ोगे 0 1 1 और ये 1, यानी 11,100 हो जाएंगे। और 11,000 जो 100 है वो आपके किस में दिए गए हैं, अब आपको बताना है। यानी ऑप्शन आपका जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो सभी भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं तो 1 लाइक तो बनता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1 लाइक तो कर दिया करो, लाइक नहीं करते हैं कोई भी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है कि 10 दहाई सैकड़ा, 11 सैकड़ा और आपका 12 इकाई। तो भैया 10 दहाई, और दहाई का मतलब इसमें 10 से गुणा करेंगे, और 10 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और 11 सैकड़ा, और 11 में किसका गुणा करेंगे, 11 में 100 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। सही है। और 12 में इकाई का, यानी 12 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ देना है, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 12 12 12 12 आपका किसमें, ऑप्शन नंबर डी में आसानी से आप कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और ये जो प्रश्न 2014 में रिपीट हुआ है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा 11 इकाइयां। अब 11 इकाइयां आपकी लेनी है, और 11 इकाइयां का मतलब 1 का गुणा करेंगे तो आपको 11 का 11 पीछे से करते हैं। ठीक है, 11 सैकड़े यानी इसमें 100 का गुणा करेंगे। 11 दहाइयां यानी इसमें किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे। और जब इसमें 10 से गुणा करेंगे 110। और 11 इकाइयां तो आप 11 का 11 लिख लोगे। और जब आप इनको जब जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1221। और 1221 किस में है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसमें है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
509 और 3028 का योग कितना होगा? कितना इजी प्रश्न है। 509 और 3028। अब आपको इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 35 37। और 35 37 तो इसमें दिया ही नहीं है भाई, 35 37 इसमें नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, कोई ना कोई इसमें मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं है, इसको सही तो आपको करना पड़ेगा भाई। तो आप इसको एक काम करो, यहाँ 87 की जगह क्या कर लो, 35 है ना, तो यहाँ 3 कर लो, ठीक है, 3 कर लो, ये वाला काट दो, यानी 35 और ये 37, यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे देखिएगा, 19,000, तो 19 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1,000 का करेंगे, यानी 19,000 हो जाएगा। 19 सैकड़े, अब 19 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। 19 इकाइयाँ, तो भैया 19 में 1 का गुणा करेंगे, अब आप इसको जोड़ोगे, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 20,919 रुपये। और 20,919 किस में दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है इसमें दिया गया है, यानी ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, इस संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। तो बताइएगा, इसको अंकों में जब हम लिखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये आपको हमें बताना है कमेंट करके। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भैया अगर हम इसको अंकों में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कितना लिखोगे, 5 करोड़ लिखोगे। अब 5 करोड़ में आपके में कितने जीरो होते हैं बताइएगा। तो आपने 5 करोड़ लिख लिया, अब करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ गए। अब आपको क्या लिखने हैं, लाख। अब लाख में कितने जीरो होते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। अब 5 जीरो होते हैं, लेकिन कितने, 9 लाख हैं। तो 1 2 3 4 5, और ये यहाँ आ गया 9, ये क्या आ गया, 9 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, 4,000। अब 4,000 तो आप ऐसे ही लिख दोगे, 4 यहाँ लिख दोगे और 3 जीरो पीछे लगा लोगे, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, 900। अब 900 आपने लिख लेना है, तो लो 900 लिख दिया। अब कितने लिखने हैं, 88। अब 88 कितना होता है, 8 8 होता है। और जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो ये 8 आ जाएगा, आपने 8 लिख देना है, ये भी 8 आ जाएगा, ये 8 लिख देना है, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 9 लिख देना है, ये 4 आ जाएगा, 4 लिख देना है, ये 0 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, यानी 50 90। और 50 90 में देखो 2 दिए गए हैं, और भी आगे देखते हैं, और ये 49, 50 90 49, 50 90 49 88। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐड ही तो करना है। अब ऐड करना बस आपको करोड़ में ध्यान रखना है। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 होते हैं। लाख में कितने होते हैं, 5 होते हैं। और आपके हजार में कितने, 3 होते हैं। और 100 में कितने होते हैं ये भी आप जानते हो। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करते हैं, 10,000, 10 इकाई, 10 दाई। तो पहले 10,000 लिख लेने हैं। तो आपके 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 होते हैं, तो आपको 4 जीरो लगा देने हैं। अब 10 ढाई, अब 10 ढाई कितने होते हैं ये आपको बताना है। अब आपके 10 ढाई कितने होंगे, अब बोलोगे 10 ढाई का मतलब 10 में 10 का गुणा, और 10 में जब 10 का गुणा करेंगे तो आपका 100 ही तो आएगा, है ना। और 10 इकाई, और 10 इकाई का मतलब 10 में जब इकाई का यानी 1 का गुणा करेंगे तो आपका 10 ही तो आएगा। आपको ये लिख लेना है, जोड़ देना है, 1 0, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यानी 10,110 रुपये हो गए। और 10,110 रुपये किसमें हो गए, ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। गुणनफल ए में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये प्राप्त हो जाए बताइएगा। अब आपको क्या करना है भैया, इनका गुणनफल करना है, और इनके गुणनफल में से क्या है ये घटाना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1109 इंटू 505 में से क्या घटाया जाए। कोई बात नहीं है, नहीं घटा रहे हम डायरेक्ट इसी को घटाएंगे। तो इसका आपका मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 560045 ये आ जाएगा। और इसमें से कितना का आपको घटाना है, इसको आपको घटाना है 50 50 और ये 50। और जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, तो आपका रह जाएगा 54,995 आ जाएगा। और 54,995 किस में दिया है आपका, 54,995 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यानी आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है ये आ रहा है घटाने का, तो घटा दे देना है, ठीक है।
और जोड़ने की कहे तो भी घटा देना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जोड़ने की कहे तो भी घटाना है और घटाने की कहे तब भी आपको जोड़ना है, जो घटाना है, ये बस आपको इतना ध्यान में रखना है दोस्तों, तो आप आसानी से कर सकते हो। यानी घटाना ही घटाना है, चाहे जोड़ने की कहे चाहे घटाने की कहे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी आपसे कहा गया है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, और जब इनका मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, बताइएगा कितना आएगा जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे। इनका मल्टीप्लाई जब आप निकालोगे यानी 3001 और ये 101, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 31 और ये 01, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और आपको घटाना क्या है, इतना घटाना है, यानी 30 311, और जब आप इसको घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 2790 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2790 आ जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन जो आपका इसमें देखना है कौन सा 2790 किसमें दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। यानी घटाने की कहे चाहे जोड़ने की कहे, आपको हर केस में क्या है, माइनस करना है डायरेक्ट, तो आप इतना आसानी से कर लोगे तो आपका समय भी बचेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे क्या बोला गया है, तो देखिएगा, देखिए ये थोड़ा चेंजेस हो गया है सवाल। अब चेंज कैसे हुआ है देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया कि भैया इनका मल्टीप्लाई बराबर है इसके मल्टीप्लाई, और यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो भैया रिक्त स्थान पर कोई सिंबल नहीं है, तो भैया वो भी गुणा का ही होगा, और गुणा का ही होगा तो यहाँ पी मान लेना है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। और जब सॉल्व करेंगे तो इसको इंक ही काट लो। देखो यहाँ क्या लिखोगे, 0 6 3 और ये 28 आ जाएगा, बराबर 63 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये पी आ जाएगा। और जब आप इसको काटोगे 4 से कितनी बार, 7 बार जाएगा, और 7 से कितनी बार, 9 बार जाएगा, और 9 से कितनी बार जाएगा, देखिएगा 9 का जब इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 का भाग दो इसमें कितनी बार जाएगा, 9 6 54 आ जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा, और 9 7 63, यानी 67 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 50, गुणनफल, इनका गुणनफल में से क्या घटाया जाए। तो भैया वही है कि इनका गुणा कर लो और डायरेक्ट दोनों का अंतर ले लो। तो इनका जब गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, बताइएगा क्या आएगा जब आप इनका गुणा करोगे। तो आप बोलोगे सर इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 502 आ जाएगा, और आपको घटाना क्या है, आपका 19,999 ही आपको घटाना है। तो आप कितना बचेगा, एक इसमें से बचेगा, एक जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 503 आ जाएगा। यानी घटाने पर कितना आएगा, 503, यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और